हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट चैप्टर। अब हम देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। जस्ट लाइक लास्ट लेक्चर, यहाँ पे भी हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इस चैप्टर से, एज वेल एज क्विकली वी विल रिवाइज द एंटायर चैप्टर। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, complete the correlation. First one, furniture from wood is form utility, then study book is dash utility. याद करिए बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में देखा हुआ है। जब वुड से फर्नीचर बनता है तो उसका फॉर्म चेंज हो गया तो इट इज फॉर्म यूटिलिटी, बट स्टडी बुक से हमें नॉलेज मिलता है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉलेज यूटिलिटी, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज प्लेस यूटिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया तो प्लेस यूटिलिटी हो गया। टीचर्स टीचिंग, टीचर हमें क्या देता है, टीचर हमें सिखाते हैं, सो दैट इज अ प्रोफेशन दैट दे आर इनटू, दैट इज अ सर्विस यूटिलिटी। यहां पे आ जाएगा सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट, इंट्रा मार्जिनल यूनिट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। हमने ये रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस में देखा हुआ है बच्चों। व्हेनेवर द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस, हम उसे बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। बट व्हेनेवर द मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस, उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। अगर आपको ये याद नहीं है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑल द कॉन्सेप्ट्स from this chapter. Quickly we are going to revise. All right, don't worry. Next, water value in use is greater than value in exchange. Dash का value in use is less than value in exchange. मतलब हम पैसे बहुत देते हैं लेकिन एक्चुअली उसकी कुछ यूज नहीं है हमें, that is die. All right, आगे give economic term. First one, utility of a commodity increases with a change in its time of utilization. Question में ही आंसर है, so this is time. Okay, आगे additional utility derived by a consumer from an additional unit consumed. इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम एक लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, राइट। नेक्स्ट, स्वाति परचेज्ड रेनकोट फॉर हर फादर इन द रेनी सीजन। कब खरीदा है, जब बारिश का समय है, दैट मीन्स दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम यूटिलिटी, दिस इज टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग। कंप्यूटर से हमें क्या मिला है, हमें कुछ नॉलेज हासिल हुआ है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट, वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, इसे क्या कहेंगे, यूटिलिटी। नेक्स्ट, क्वालिटी इन अ कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। हेल्थ के लिए अगर कोई बेनिफिशियल क्वालिटी है तो हम क्या कहते हैं, दैट कमोडिटी इज यूजफुल, सो इसे हम कहेंगे यूजफुलनेस। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सम है मतलब टोटल, सो आंसर आएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन हियर। ओके, फर्स्ट वन, एयर, वाटर, सनलाइट एंड गोल्ड। अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में देखा था बच्चों, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये जो तीनों है, इनका वैल्यू इन यूज बहुत हाई है, राइट, लेकिन गोल्ड का वैल्यू इन यूज नहीं है, वैल्यू इन एक्सचेंज हाई है, राइट। सो यहाँ पे ऑड वन आउट विल बी गोल्ड। नेक्स्ट, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, चॉक, अल्कोहल, अगेन सेम वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, तो ऑड वन आउट इज अल्कोहल। नेक्स्ट, टीचर, सिंगर, डेंटिस्ट, चेयर। अभी ये जो तीनों है ये क्या है, प्रोफेशनल्स है, ये हमें सर्विस यूटिलिटी देते हैं, लेकिन चेयर से कौन सी यूटिलिटी है, चेयर का टाइप ऑफ यूटिलिटी इज फॉर्म यूटिलिटी। वुड से हमने चेयर बनाई है या प्लास्टिक से हमने चेयर बनाई है, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी, बट दीज थ्री आर सर्विस यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट, assertion and reasoning. स्टेटमेंट लिख लेते हैं assertion का, marginal utility goes on diminishing. अब ये स्टेटमेंट एज इट इज क्या है, ट्रू है, राइट। तो
तो यहाँ पे हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं ट्रू। नेक्स्ट रीजनिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये हमने देखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो होती है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होती है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब जो रीजन हमें दिया गया है, इज दिस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? मार्जिनल यूटिलिटी क्या इस वजह से डिमिनिश होती है बिकॉज टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है? नो, इट इज नॉट दैट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। जब भी असर्शन और रीजनिंग कर रहे हो बच्चों, बी वेरी वेरी केयरफुल। बोथ द स्टेटमेंट्स को आपको पहले इंडिविजुअली देखना है whether both are right or not. If both are true, then you have to see whether reasoning is the correct explanation for assertion. आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको मार्क्स अच्छी से मिल सकते हैं, बिल्कुल भी आपको शांति से आपको यहाँ पे देखना है बच्चों, राइट। ओके, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में बच्चों आपको दो तो कंपलसरी लिखने ही है पॉइंट्स। अगर आपको टाइम है लिखने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो आप लिखिए, नहीं तो 2 पॉइंट्स तो लिखने ही है आपको। ओके, फर्स्ट वन, फॉर्म यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी विच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट so that it satisfy human want is known as form utility. हमने फॉर्म चेंज किया फॉर वांट सेटिस्फाइंग। लेकिन नॉलेज यूटिलिटी क्या है? When utility is increased by acquiring knowledge, it's called knowledge utility. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है फॉर्म यूटिलिटी के? टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर मेड ऑफ वुड, मतलब पहले वुड था उसका फर्नीचर बना लिया, क्ले था उसके टॉयज बना लिए। और नॉलेज यूटिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? Utility of a computer or mobile phone increases when a person knows about various functions, and this is an example of knowledge utility. Form utility changes the form of the raw material and knowledge utility applies the knowledge acquired. Okay, समझ में आ गया distinguish utility? आगे total utility and marginal utility. What is total utility? Total utility refers to the sum of utilities. टोटल है ना, सम डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सारे कमोडिटीज को कंज्यूम करके जो भी हमें यूटिलिटी मिली है उसकी टोटल, दैट मींस टोटल यूटिलिटी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, उसकी जो यूटिलिटी है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, इन नॉर्मल केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जनरली पॉजिटिव होती है टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीनों भी पॉसिबल है। फर्स्ट, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डैश। तो ये रिलेटेड है assumptions ऑफ जो लॉ है हमारा डीएमयू का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें जो assumptions थे उसमें मनी के बारे में क्या लिखा है? व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? याद करिए क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज टू रिमेन कांस्टेंट फॉर दिस लॉ टू होल्ड ट्रू। तो हमारा आंसर है पॉइंट नंबर बी। अगर किसी ने अभी तक assumptions वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। बच्चों ये जो सारे assumptions है, एक्सेप्शंस है, इनके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो विद ऑल दीज लॉज। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, measurement of utility is assumed to be, so again assumption से related है ये। ओके तो देखिए हमने देखा था दैट यूटिलिटी एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, राइट। सेटिस्फैक्शन जो हमारा है, हाउ कैन वी मेजर इट? बट फॉर दिस लॉ टू होल्ड ट्रू हमने एक assumption देखा था दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकली अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे कार्डिनल मेजरमेंट। ओके, ऑर्डिनल मेजरमेंट इज इन टर्म्स ऑफ हाई और लो, रैंक्स के टर्म्स में होता है ऑर्डिनल, और कार्डिनल जो होता है इट इज न्यूमेरिकली। ओके, तो हम जब ये लॉ ऑफ डीएमयू देखते हैं तो यूटिलिटी हम नंबर्स के टर्म्स में अज्यूम करते हैं, isn't it? सो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा कार्डिनल मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट, marginal utility of commodity becomes negative
when total utility is dash। अब ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाला लेक्चर याद करिए, हमने क्या देखा था? जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, द टोटल यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल डाउन ग्रेजुअली, राइट? एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। इसका मतलब इसके बाद अगर हम और यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो हमें डिस यूटिलिटी होगी। डिस यूटिलिटी मतलब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पे हमें पूछा गया है मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होगा? टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, isn't it? So that is why यहाँ पे हमारा आंसर आएगा C, falling. So when marginal utility becomes negative, total utility is falling, right? आगे पॉइंट ऑफ सैटिटी मीन्स, पॉइंट ऑफ सैटिटी किसे कहते हैं? दैट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वी आर कंज्यूमिंग दैट एट अ पॉइंट हमारा जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज मैक्सिमम, उसके बाद एनी एडिशनल यूनिट विल ओनली कॉज डिसयूटिलिटी। मतलब जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है वहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है दैट इज मैक्सिमम, राइट? तो यहां पे हमारा आंसर आएगा टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जीरो होती है। सो पॉइंट ऑफ सैटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। सो सी इज आवर आंसर हियर। एंड लास्ट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग टोटल यूटिलिटी इज डैश्ड। अब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं एडिशनल यूनिट्स इट कीप्स ऑन फॉलिंग ग्रेजुअली, इजंट इट? लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टिल द पॉइंट ऑफ सैटिटी, राइट? तो यहां पे हमारा आंसर आएगा टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग। गेटिंग इट? चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो मैच द पेयर्स है बच्चों, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज दिए गए हैं। याद करिए वो वाला लेक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एक्सेट्रा। हाँ, वहां पे हमने जो देखा था वही यहाँ पे हमें कंसेप्ट यूज करना है। तो लेट अस सी फर्स्ट वन, टाइम यूटिलिटी। मतलब किसी भी चीज की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है? जब टाइम के वजह से करेक्ट टाइम पे अगर वो चीज हमें मिल गई तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। अब ये जो चार हमारे पास ऑप्शंस है बी कॉलम में देखिए, ट्रांसपोर्ट, ब्लड बैंक, मोबाइल फोन एंड डॉक्टर, इनमें से राइट टाइम पे, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन से कौन सी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाएगी? देखिए यहाँ पे जो ब्लड बैंक का ऑप्शन हमें दिया गया है, जब ब्लड की जरूरत होगी किसी को दैट टाइम दिस ब्लड बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, इजंट इट? हमेशा तो नहीं रहेगी लेकिन जब हमें जरूरत है दैट टाइम यूटिलिटी बढ़ जाती है। सो द टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो दैट इज व्हाई टाइम यूटिलिटी का ऑप्शन है आंसर बी। ओके, सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। अगर किसी भी चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहां पे चेंज ऑफ प्लेस की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। तो चेंज ऑफ प्लेस किसके वजह से होता है? चेंज ऑफ प्लेस होगा ट्रांसपोर्ट के वजह से, तो हमारा सेकेंड आंसर है पॉइंट नंबर ए, करेक्ट? थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी। अभी प्रोफेशनल्स जो सर्विस देते हैं उसकी वजह से जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज सर्विस यूटिलिटी, राइट? तो ये हमारा आंसर आएगा डी, डॉक्टर। एंड फोर्थ इज नॉलेज यूटिलिटी, ये अभी बचा हुआ ऑप्शन है दैट इज मोबाइल फोन। व्हाई मोबाइल फोन्स? बिकॉज अगर हमें कैसे यूज करना है मोबाइल फोन को इसका नॉलेज होगा देन दैट फोन विल प्रोवाइड यूटिलिटी टू अस। एज लॉन्ग एज वी नो द वेरियस फंक्शंस इट विल प्रोवाइड यूटिलिटी टू अस, राइट? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हो गए बच्चों। आई होप ये आपको समझ गया है। तो यहां हमारा आंसर आता है बी ए डी सी। कौन सा है? देखिए ऑप्शन बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 2। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, statements indicating consumer equilibrium. अब this concept is related with marginal utility and price वाला lecture याद करिए। If we are a rational consumer, तो जब तक हमारी marginal utility जो satisfaction हमें मिलने वाला है because of a commodity, वो जब तक higher than the price है we are going to buy more of that commodity, right? लेकिन जब marginal utility and price become equal, उसे हम कहते हैं consumer equilibrium। मतलब उसके बाद हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज गोइंग टू गो डाउन, सो वी विल नॉट परचेज अ प्रोडक्ट जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से कम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर द सेम। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, सो आंसर नंबर 4।
Alright, now let us move to the next question. Question number 3. Identify and explain the concepts. Okay, सिर्फ identify नहीं करना है, हमें concept को explain करना है ठीक तरीके से. First one, Salma purchased sweater for her father in winter season. Okay, तो sweater कब purchase किया है? Winter season में. Utility तो है, लेकिन season के वजह से utility बढ़ गई. तो इसे कौन सा concept बोलेंगे हम? याद करिए. देखिए, this is टाइम यूटिलिटी. करेक्ट टाइम पे वो चीज हमें मिल गई जिसकी वजह से उस चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है. तो दिस इज टाइम यूटिलिटी. तो इस तरह से हमें लिखना है कॉन्सेप्ट टाइम यूटिलिटी एंड देन वी आर गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन. तो वो किस तरह से है? लेट अस रीड. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with a change in its time of utilization, it is called time utility. because ये स्वेटर है वो विंटर में यूजफुल है, राइट? सो दैट इज द लिंक. क्या हुआ? इस टाइम पे हमें स्वेटर मिला, सो दैट इज व्हाई उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई. टाइम यूटिलिटी is also created by storing a good and making it available during the time of need or scarcity. ये हमने देखा था जब ये लेक्चर हमने पढ़ा था टाइम यूटिलिटी वाला. जब स्कैरसिटी है किसी चीज की, दैट टाइम उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. करेक्ट? Hence, this illustration relates to the concept of time utility. और हमें फिर एक्सप्लेन करना है वापस. In this illustration, Salma purchased a sweater for her father at the time when it was needed. जब जरूरत थी विंटर में तब वो स्वेटर खरीदा गया. इसका मतलब ये टाइम यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है. इज दिस क्लियर? किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों? एंश्योर दैट आप जो लास्ट सेंटेंस है वहां पे यू हैव टू राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड. सलमा ने स्वेटर परचेज किया, मतलब ये टाइम यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है बिकॉज विंटर में हमें स्वेटर की जरूरत है. बस इसे आपको ठीक से फ्रेम करके लिखना है. गेटिंग इट? वेरी वेरी इजी. ओके, चलो आगे. नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर. नाउ सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये भी. ऑर्नामेंट्स परचेज किया है, तो ये कौन सा वाला यूटिलिटी है? याद करिए, इसे हम कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी. जिस किसी ने यूटिलिटी के टाइप्स वाला लेक्चर देखा है उसे ये आंसर आ जाएगा. पोजेशन यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज की जब हम ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं उसके वजह से उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ जाती है, तो दैट इज पोजेशन यूटिलिटी. करेक्ट? तो यहां पे क्या हुआ है? द ओनरशिप ऑफ दैट ऑर्नामेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सिस्टर फ्रॉम द शॉपकीपर. तो इसीलिए पोजेशन यूटिलिटी वाला ये कॉन्सेप्ट है. गेटिंग इट? ओके, चलो आगे. Kavita consumed 5 units of oranges one after the other. See, one after the other. एक के बाद एक oranges खाए हैं. तो इसे क्या कहेंगे हम? ये जो concept है ये हमने diminishing marginal utility में देखा था. This concept is known as continuity. देखिए किस तरीके से आपको लिखना है. Continuity in consumption. Explanation. Continuity is an assumption to the law of DMU. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट assumption था that एक यूनिट आपने सुबह कंज्यूम किया, एक दोपहर में किया, एक रात में किया, तो दिस लॉ विल नॉट होल्ड ट्रू. इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो ये आप कंटिन्यूअस वन आफ्टर द अदर इस तरीके से आप कंज्यूम करो. सो कंटिन्यूटी ये वाला एग्जाम्पल है कि कविता ने यहाँ पे एक के बाद एक ऑरेंजेस कंज्यूम किए हैं. सो कंटिन्यूटी इज एन assumption to the law of DMU. आपको ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे प्रॉपर लिखना है, where it is assumed that different units of a commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. ये words बहुत important है. quick succession में without wasting any time आप जब consume करते हो, that is an important assumption to the law of DMU. और यहाँ पे कविता ने एक के बाद एक oranges consume किए हैं, इसीलिए इसे हम बोलेंगे continuity in consumption. Getting it? चलो next. Bhushan refused to eat 5th chapati after eating 4 chapatis. 4 चपाती खाने के बाद उसने 5th चपाती को मना कर दिया. तो क्या हो रहा होगा? मे बी यहाँ पे भूषण हैज रीच द, क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ सैटिटी. मतलब 4 चपाती खाने के बाद अगर वो 5th चपाती खाएगा तो उसे डिसयूटिलिटी हो जाएगी. सो हिज टोटल सेटिस्फैक्शन जो है दैट इज मैक्सिमम एट 4 चपातीज. तो जब हमारा पॉइंट ऑफ सैटिटी हम अचीव कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो डिसयूटिलिटी हो जाएगी. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे भूषण ने एक्स्ट्रा चपाती नहीं ली है. सो नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. देखिए, point of satiety of a rational consumer. This is the concept here. Okay, now let us explain this. When various units of a commodity are consumed in quick succession, it leads to a decrease in the intensity of the want and increase in satisfaction. Right? हमारी total utility बढ़ जाती है
और हमारा जो इंटेंसिटी है वो वांट को सेटिस्फाई करने का वो कम कम होते जाती है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट consumers want gets fully satisfied and that point is called point of satiety, right? The point of satiety refers to a point when total utility is maximum and marginal utility is zero. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये. ओके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, आपको ये आंसर्स में लिखने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट. दैट टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है एंड मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है, दैट इज द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. और इसके बाद कोई भी रैशनल कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम नहीं करेगा बिकॉज दैट विल लीड टू डिसयूटिलिटी. आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम would lead to disutility or negative marginal utility. Hence, this illustration where Bhushan does not want to have the fifth chapati is an example of point of satiety for a rational consumer. Okay? इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने के बाद कंक्लूड करना होता है लास्ट लाइन में, where you are going to again take that example and conclude properly. ओके इस तरह से आप लिखोगे बच्चों तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे. ओके एंश्योर दैट आप इस तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखना है एंड एवरी पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर लैंग्वेज में. ऑलराइट इस तरीके से लिखोगे देन द एग्जामिनर विल आल्सो बी वेरी इंप्रेस्ड विद योर आंसर्स एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके चलो आगे. Lalita satisfied her want of writing an essay by using pen and notebook. तो ये क्या हुआ? Want satisfying capacity is what? That is utility. ये चैप्टर का ही नाम है हमारा utility. तो उसकी जो want थी of writing an essay, उसने वो complete की with the help of a pen and a notebook. So the want satisfying capacity is known as utility. So ये जो concept यहाँ पे है, that is of utility. Okay, next question 4. Observe the given table and answer the questions. Draw total utility curve and marginal utility curve. Okay, किस तरह बनाएंगे बच्चों आप? हमने ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में देखा है बहुत डिटेल में. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको लिखना है. वाई एक्सिस पे आपको यूटिलिटी को दिखाना है एंड एक्स एक्सिस पे यूनिट्स दैट आर कंज्यूम्ड. प्लीज यू हैव टू यूज अ स्केल फॉर दिस. तो ये बहुत अच्छा दिखेगा. ओके इस तरह से आपको विदाउट स्केल ड्रॉ नहीं करना है. यूनिट्स 1 2 3 4 5 तो इक्वल मेजरमेंट में आपको लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5. तो फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया है तो यूटिलिटी क्या है? 6 है. सो नाउ फर्स्ट लेट मी जॉट डाउन द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ऑलराइट so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. इस तरीके से आपको इक्वली रखना है. ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए बच्चों. ऑलराइट राइट नाउ आई डोंट हैव अ स्केल विथ मी बट प्रॉपर्ली आपका ये सब आना चाहिए. नाउ लेट अस जॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी आपकी 6 है तो यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा 6 और 1. सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. ओके नेक्स्ट क्या है? सेकेंड यूनिट पे 11 इज द टोटल यूटिलिटी. सो 11 आपको डॉटेड लाइन बनाना है या विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आप बस यहाँ पे जॉट कर लीजिए. दिस इज 2. ओके सो दिस नेक्स्ट इज 3 पे 15 है. इवन इफ यू डोंट यूज द डॉटेड लाइंस और डायरेक्टली सिर्फ आप पॉइंट्स जॉट करोगे तो भी चलेगा. ऑलराइट 4 पे भी 15 है. सो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब टोटल यूटिलिटी इसके बाद बढ़ नहीं रही है. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ इज 14. दिस इज द फिफ्थ यूनिट. ओके तो आपको ये सारे पॉइंट्स को जोड़ना है तो आपका ये टोटल यूटिलिटी वाला ग्राफ बन जाता है बच्चों. ठीक है दिस इज टोटल यूटिलिटी. सिमिलरली आपको अभी मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स को भी जॉट करना है. देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज 6. देन सेकेंड कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 5. सो दिस इज द पॉइंट. थर्ड कमोडिटी की है 4. तो यह फोर्थ कमोडिटी की है 0. सो दिस एंड फिफ्थ कमोडिटी की है -1. तो वो आ जाएगी यहां पे.
ठीक है, तो आपको बस इन पॉइंट्स को अभी जोड़ लेना है। तो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ओके, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड दिस इज टोटल यूटिलिटी कर्व. गेटिंग इट? इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आई एम रिपीटिंग. ये सारे जो पॉइंट्स है बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 15 एंड हियर आल्सो ऑन द एक्स एक्सिस दे हैव टू बी इक्विडिस्टेंट. ऑलराइट, ठीक है. चलो क्या लिखा है? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है. सो लेट अस राइट दिस डाउन, 0. When total utility falls, marginal utility becomes dash. Total utility जब कम हो गई, यहाँ पे marginal utility क्या हो गई? नेगेटिव हो गई है. सो लेट अस राइट दैट हियर. ओके, अभी ये तो क्वेश्चंस हो गए बच्चों इस चैप्टर से. नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज जो इंपॉर्टेंट आंसर इन ब्रीफ या आंसर इन डिटेल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं वो. तो सबसे पहला क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो आपको पूछा जा सकता है बच्चों दैट गिव अस 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, या फिर इवन सारे फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं. तो इसलिए याद करने के लिए मैंने आपको एक एक्रोनिम दिया था, याद आता है? फॉर ऑल द फुटबॉल लवर्स आवर एक्रोनिम वाज RU PhD मेसी. इस तरह से आपको वो याद रखने हैं, RU PhD मेसी. लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. सबसे पहला है यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. सो लेट अस सी first one here. Utility is a relative concept. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. Okay, तो इसीलिए हम कहते हैं that it is a relative concept. It is not an absolute concept. Example देख लेते हैं. For example, woolen clothes have greater utility in winter. Sand has greater utility on construction site, right? तो place और time के हिसाब से utility change हो जाएगी. So this is our first feature. Second, RU. U stands for utility is different from usefulness, right? Usefulness मतलब कौन सी चीज का कितना हमें यूजफुल है, कितना एक्चुअली उसकी जरूरत है. बट यूटिलिटी और जरूरत अलग अलग चीजें हैं. देखिए, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. Various usefulness indicates value in use of the commodity. For example, milk has both utility and usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. है ना? तो यूटिलिटी है उसमें लिकर में, लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं. तो इसीलिए हम कहते हैं that utility and usefulness are two different concepts. They are not the same. Next, RUP. P stands for utility differs from pleasure. क्या pleasure और utility same है? नहीं. Let us see. Utility differs from pleasure. A commodity may possess utility, बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. मतलब उससे हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तो कोई प्लेजर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन जरूरी है हमारे लिए, यूटिलिटी है, बट क्या उसमें मजा आता है हमें इंजेक्शन लेने में? नहीं. सो दैट इज व्हाई वी से दैट प्लेजर और यूटिलिटी अलग अलग है. ओके, नेक्स्ट फीचर, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हम कहते हैं दैट वी आर मेजरिंग द यूटिलिटी और पूरा हमारा जो लॉ है एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. लेकिन क्या हम यूटिलिटी एक्चुअली मेजर कर सकते हैं? नहीं. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, राइट? सो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive higher or lower level of utility. Utility can only be experienced and found. Negative utility is called disutility. Okay? मतलब ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ बेटर हम इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं. सो द मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल. ओके, नेक्स्ट फीचर, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. लेट अस सी. 10th पॉइंट है, देखिए, utility is the basis of demand. A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands it. तो अगर हमें उसमें want satisfying capacity होगी तो ही हम डिमांड करेंगे, isn't it? नहीं तो क्यों डिमांड करेंगे? तो डिमांड का बेसिस है यूटिलिटी. नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. बहुत सारे अलग अलग यूजेस किसी भी चीज के हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे यूटिलिटी is multi-purpose. Point number 8. A commodity can satisfy want of more than one person. It can be put to several uses, right? जैसे electricity है, water है, ये multi-purpose है. Next, ethically neutral concept.
यूटिलिटी और एथिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है. कैसे है? लेट अस सी. पॉइंट नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. Commodity should satisfy any want of a person without consideration whether it is good or bad, desirable or undesirable. For example, knife देख लो कि अगर हम यूज कर रहे हैं घर में for cutting vegetables, it is right. लेकिन अगर कोई रॉबर यूज कर रहा है, is it right to use it? No, but still they use. तो यूटिलिटी तो है उसका, बट एथिकली वो रॉन्ग है. तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है. ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन. देखिए मतलब यहाँ पे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन. देखिए क्या है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सैटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. सैटिस्फैक्शन हमें कब मिलता है? जब हम कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, जब हमने कुछ उस कर लिया, उसके बाद एंड रिजल्ट होता है सैटिस्फैक्शन. बट यूटिलिटी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है ना. हमें लगा कि इसमें वो कैपेसिटी है हमारी वांट सेटिस्फाइंग करने का, तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द कॉज एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव है, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेट अस सी, दिस इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, राइट. जो यूटिलिटी एक पर्सन को दिख रही है, जरूरी नहीं है दैट दूसरे को भी उसमें यूटिलिटी दिखे. एंड लास्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट. हाउ बैडली यू नीड अ पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पे आपकी यूटिलिटी चेंज हो सकती है. देखिए, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट. मोर इंटेंस द वांट, greater will be the utility. As and when the urgency declines, utility will also diminish. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry, right? जब हमें बहुत भूख लगती है तो हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी खाना खाने से, लेकिन हमें जब इतनी भूख नहीं लगी हुई है तो यूटिलिटी हमारी कम होगी, इवन इफ द फूड इज द सेम, राइट. तो ये हमने देख लिए बच्चों फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. याद रखने के लिए क्या है? आर यू PhD मेसी. ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बच्चों टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. क्या है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? पहला तो है फॉर्म यूटिलिटी. जब फॉर्म चेंज होता है उसके वजह से अगर यूटिलिटी बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वुड से हम टॉयज बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी. एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद अगर यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी. नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी. इट अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स. मतलब टीचर्स है, डॉक्टर्स है, ये सर्विस यूटिलिटी यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, राइट. नेक्स्ट, नॉलेज यूटिलिटी. व्हेन अ कंज्यूमर acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility, right. Next, possession utility. Possession utility arises when ownership of goods is transferred from one person to another. जब हम बाजार में कुछ खरीदते हैं तो सेलर से हमारे पास possession आता है बायर के पास. ये हो गया possession utility. And last, time utility. When utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbooks during exam than in the vacations. अभी ये आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है ना? ये टाइम यूटिलिटी है. मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी है टेक्स्ट बुक्स के लिए, अभी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है टेक्स्ट बुक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. बच्चों यहाँ पे हम क्विक रिविजन कर रहे हैं, इसलिए वी आर क्विकली डिस्कसिंग दिस, अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, आई एम गिविंग द प्लेलिस्ट का लिंक हियर, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल. ओके, यहाँ पे हमें क्विकली रिवाइज करना है पूरा पोर्शन, तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, दैट इज व्हाई वी आर क्विकली डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट है बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब जब भी आपको ये लॉ पूछा जाएगा बच्चों, आपको पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है. किस तरह से? देखिए, this law was first proposed by Professor Gaussen, but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics in 1890. ये इंट्रोडक्शन हो गया. फिर आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. स्टेटमेंट क्या है आपको लिखना है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल,
अब ये जो वर्ड्स है ये आपको वैसे की वैसे यूज करने, खुद के वर्ड्स यहाँ पे आपको नहीं डालने हैं, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, राइट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ये स्टेटमेंट आपको ऐसे की ऐसे लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, गेटिंग इट। उसके बाद एजम्पशंस का स्टार्टिंग होगा, ओके। एजम्पशंस याद रखने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, याद करिए। दिस इज द निमोनिक SDCR HMCR। ये क्या है, किसे याद है? ये था फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स। सचिन एंड धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे, ओके। SD सचिन एंड धोनी। नाउ अजम्पशंस के लिए क्या है, लेट अस सी। S स्टैंड्स फॉर सिंगल वॉन्ट। हमने क्या अज्यूम किया था, जो भी कमोडिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई करेगी, मल्टीपर्पज नहीं। देखिए, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट ऑफ अ पर्सन, ये हमने अज्यूम किया है यहाँ पे। D स्टैंड्स फॉर डिविजिबिलिटी, जो भी कमोडिटी है दैट शुड बी डिविजिबल, राइट। द लॉ अज्यूम्स दैट कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर is divisible so that it can be acquired in small quantities। अगर बहुत बड़ी चीज के हम देख रहे हैं यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो नहीं देख पाएंगे, बिकॉज छोटे छोटे क्वांटिटीज में हमें कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है ना, तो इसलिए इट हैज टू बी डिविजिबल। नेक्स्ट, सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में, CR, C stands for constant and R stands for rationality। देखिए क्या है, C is constancy, all the related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislikes of a consumer remain constant। मतलब जो एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो तुरंत कंज्यूम कर रहा है और उस पीरियड में ये लाइक्स डिसलाइक्स चेंज नहीं होने चाहिए, दोज वी आर अज्यूमिंग एज कांस्टेंट, ऑलराइट। नेक्स्ट हमने देखा रैशनैलिटी, जो भी कंज्यूमर है ही इज रैशनल, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसे अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए एजम्पशन, सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज, H स्टैंड्स फॉर होमोजेनिटी एंड M स्टैंड्स फॉर कार्डिनल मेजरमेंट। होमोजेनिटी मतलब एक जैसे, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, all units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. अलग commodities अगर consume करोगे तो this law will not apply. Okay, so the commodity has to be homogeneous. Next was cardinal measurement. देखिए, the law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. हमें पता है this is a concept, right? ये हमें feel होता है, लेकिन ये लॉ समझने के लिए कार्डिनल मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड रीजनेबल साइज, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें उसे कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। तब एक के पीछे एक जब हम कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, दैट टाइम दिस लॉ विल होल्ड ट्रू। एंड लास्टली रीजनेबल साइज, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी साइज रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, ओके। ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज। तो ये सारे हैं बच्चों एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU, ओके। याद रखिए आपका जो निमोनिक है, सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे, ओके, दिस इज योर एजम्पशन। अभी इसके बाद आपको जो लॉ है उसका आपको डायग्राम बनाना है बच्चों और शेड्यूल बनाना है। कैसे, देखिए इस तरह आपको ये प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। यूनिट्स ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी एंड देन नेगेटिव हो जाएगी, ओके। यही आपको इस ग्राफ में बताना है। ग्राफ को पहले आपको दिखाना है कौन सा ग्राफ है, देखिए दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाएंगे, उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह लिखिए, सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे पहले मार्क करने हैं। देखिए 0 से लेके यहाँ पे 7 8 तक, 0 से लेके 10 तक और नेगेटिव भी। इस तरह आपको इक्विडिस्टेंट करना है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। ऐसे करोगे बच्चों तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बट आपको फ्री हैंड ड्रॉइंग नहीं करनी है। और उसके बाद प्रॉपरली प्लॉट करिए एंड देन दिस ग्राफ विल हैव दिस टाइप ऑफ शेप।
इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन ये ग्राफ में आपने क्या समझाया है. देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. In the above diagram, units of commodity X are measured on X axis and marginal utility on the Y axis. Right? Various points of marginal utility are plotted on the graph as per the given schedule. Marginal utility curve slopes downward from left to right, which shows that marginal utility goes on diminishing with every successive increase इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ऐसे की ऐसे लिखना है आपके एक्सप्लेनेशन में. क्या लिखोगे? दैट जो कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी सक्सेसफुल इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. ओके, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, दैट टाइम क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस. देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को उसने इंटरसेप्ट किया जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था. एंड फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन. देखिए बस आपको इतना एक्सप्लेनेशन करना है. हार्डली देयर आर 5-6 सेंटेंसेस. आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों. वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स, बट यू हैव टू फॉलो द मेथड दैट आई एम शोइंग यू. ओके, इसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको एक्सेप्शंस भी लिखने हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू राइट नाउ, बट इट विल डिपेंड वेदर आपको पूछा गया है या नहीं. ये ऐसी 5 चीजें हैं जिसे ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई नहीं करता है. कौन सी चीजें हैं? H स्टैंड्स फॉर हॉबीज. लेट्स सी. In certain hobbies like collection of stamps, coins, etc., law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. किसी की जो भी हॉबी है वो करने में उसे मजा आएगा ना, तो उसकी यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होगी. सो दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन. उसके बाद है हम, डबल एम है. एम स्टैंड्स फॉर माइजर एंड एम स्टैंड्स फॉर मनी. जो भी कंजूस आदमी है उसके लिए कभी भी पैसे की कीमत कम होने वाली है क्या? देखिए, इन केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी gives more and more satisfaction. So marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. Again ये exception हो गया. Next है money. Money के लिए कोई भी diminishing marginal utility नहीं होती है. देखिए, it is said that marginal utility of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. Right? हम पैसा क्यों यूज करते हैं? हमारे अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. और वांट्स कभी जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं. इसीलिए जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो मनी के लिए अप्लाई नहीं करता है. नेक्स्ट क्या है? एडिक्शंस एंड पावर. जो भी एडिक्शंस है उसके लिए भी ये अप्लाई नहीं करेगा. क्यों? देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर consumed. So obviously this law will not apply. And lastly, power. This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. जितनी हमारे पास power है हमें और चाहिए होती है. So again, the law of DMU will not apply here. तो ये 5 हमने exceptions देख लिए बच्चों. इसका acronym है हम एंड आप. आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ गया है. अगर अच्छी से समझ में आ रहा है बच्चों ये क्विक रिवीजन लेक्चर्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दीज कमेंट्स हेल्प अस इन गेटिंग मोर सच लेक्चर्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ. कोई भी लॉ हो उसके कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होंगे ही. तो इसमें क्या क्रिटिसिज्म है? लेट अस क्विकली सी. फर्स्ट, अनरियलिस्टिक assumptions. The law of DMU is based upon various assumptions. Assumptions हमने देखे थे ऊपर, like homogeneity, continuity, constancy, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. Which is right? एक साथ इतने सारे assumptions हम कैसे fulfill करेंगे? तो थोड़े जो assumptions है वो unrealistic लगते हैं, right? Next, cardinal measurement. हमने यहाँ पे assume किया है that utility can be measured, but it is an abstract concept, right? The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because it is a psychological concept. है ना? Right? आगे, indivisible goods. The law is not applicable to indivisible and bulky goods. बहुत बड़े goods होंगे तो उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे? है ना?
लाइक रेफ्रिजरेटर, कार एक्सेट्रा। बहुत बड़े गुड्स है तो इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? आगे, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द लॉ अज्यूम्स that marginal utility of each unit of money remains constant. However, critics argue that marginal utility of money differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. तो यहाँ पे हम देखते हैं that जो मनी है, जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसकी भी यूटिलिटी अलग अलग होगी, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोगों के लिए. So this is also a criticism for this law. Okay, and lastly, a single want. The law is restricted to satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time, right? हमारी एक ही want होती है क्या? नहीं, बहुत सारी हमारी wants होती है. So that is why this is again a criticism to this law. Okay, तो ये 5 criticism है बच्चों ये law के. Next हम देखने वाले हैं what is the significance. Even though there are certain criticisms, लेकिन ये बहुत important law है हमारे लिए. Why is this important? Let us see. सबसे पहला, usefulness to the consumers. This law creates awareness among the consumers to obtain maximum utility from limited resources. It is necessary to diversify the consumption. हमने देखा एक ही चीज अगर बार बार कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी. तो कंज्यूमर्स को ये पता चलता है दैट हमें अगर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है तो मुझे अलग अलग चीजें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, राइट? Usefulness to the government. The law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, etc. तो अलग अलग policies frame करने के लिए भी ये law बहुत important है for the government. Okay? Next, basis of paradox of values. ये हमने अभी objective type में देखा. Value in use and value in exchange. क्या होता है देखो. The law of diminishing marginal utility helps us to understand paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, बहुत high value in use है, right? As well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamond, etc. This is known as paradox of values. Next, basis of law of demand. The law of demand is based on law of DMU. According to the law of demand, quantity demanded of a good rises with a fall in price and falls with an increase in price, right? When a consumer purchases more and more units, its marginal utility declines. जैसे वो ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी तो कम होने वाली है. Hence, he would buy additional unit of a commodity only at a lower price. तो अगर उसको ज्यादा यूनिट्स उस कमोडिटी के खरीदने के लिए हमें मजबूर करना है तो हमें उसे कुछ तो भी बेनिफिट देना पड़ेगा. और वो बेनिफिट क्या होता है? प्राइस रिडक्शन का. तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये बेसिस है लॉ ऑफ डिमांड का. दैट इज व्हाई प्राइस कम होते हैं सो दैट वी शुड बी एबल टू बाय मोर. गेटिंग इट? क्लियर है? चलो आगे बच्चों हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज, राइट? और मार्जिनल यूटिलिटी होता है एक एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी. तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, राइट? 10, 8, 6, 4 इस तरह से. बट टोटल यूटिलिटी क्या है? इंक्रीज होगी लेकिन रिड्यूसिंग पेस पे. तो यहाँ पे आपको याद रखना है whenever you are making this schedule, देखिए 10 plus 8 यहाँ पे लिखना है आपको 18. Now this is 10 plus 8 plus 6 मतलब this will be 24. इस तरह आपको एडिशन में गलती नहीं करनी है, ठीक है? इस तरह आपको टोटल यूटिलिटी का एक कॉलम में लिखना है एंड देन आपको इस तरह ये ग्राफ भी बनाना है. जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, एक्स और वाई एक्सिस को आपको हेडिंग देना है और आपका जो ग्राफ है उसको भी आपको हेडिंग देना है और प्रॉपर्ली पॉइंट्स आपको स्केल से प्लॉट करने हैं. देखिए आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व इस तरह से डिमिनिशिंग हो जाएगा लेकिन टोटल यूटिलिटी का पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट और फिर रिड्यूस होगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्विकली. देखिए total utility and marginal utility of the very first unit are the same. Always remember, देखिए starting point same है. यहाँ पे देखिए starting के यूनिट का total and marginal utility दोनों भी same था. यहाँ से start हुआ, आगे क्या हुआ? As consumer consumes further units of X, total utility increases at a diminishing rate
एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये तो हमें पता है। देखिए सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई है। ओके नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये फुल सेटिस्फैक्शन है, इसके बाद टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। वेरियस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। सेम पॉइंट पे बच्चों रिमेंबर, जहां पे पॉइंट ऑफ सैटिटी है वहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, में गड़बड़ नहीं करना है। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। मतलब जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, वो मैक्सिमम हो गई, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो है, राइट? इसीलिए तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, है ना? उसके बाद क्या होगा देखो, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी भी आपकी कम होगी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। इस पॉइंट पे बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी आपको नेगेटिव दिखाना है इस तरह से। ओके, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड। आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी, कब स्टॉप करना चाहिए? पॉइंट ऑफ सैटिटी पे, राइट? एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी by any further increase in the stock of the commodity. And lastly, consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. के बाद आपकी marginal utility भी negative हो गई, मतलब ये disutility, मतलब ये dissatisfaction हो जाता है. In other words, a consumer starts experiencing ill effects of consumption. Okay? तो ये हो गया बच्चों relationship between total utility and marginal utility. I hope ये आपको यहाँ तक अच्छी से समझ गया है. And lastly, relationship between marginal utility and price. देखिए यहाँ पे marginal utility and price. इस तरह से बच्चों आपको पहले तो ये टेबल बनाना है. marginal utility हमें assume करनी है. देखिए 1 unit of marginal utility is ₹10. इस तरह हमें assume करना पड़ेगा, तभी हम ये relationship का शेड्यूल बना पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट प्राइस तो रुपीज में ही होगी. मार्केट प्राइस इज 50. ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस सबके लिए 50 है ऑब्वियसली, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, ये तो हमें पता है. लेकिन इस यूटिलिटी को हमें प्राइस से कंपेयर करना है, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्राइस दैट वी हैव अज्यूम्ड हियर, दैट इज ₹10. देखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, इस तरह हमने किया, तो हमारे थर्ड कॉलम में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आ गया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. ओके, तो देखेंगे हम, तो पहले 3 यूनिट्स के लिए बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी वाज ग्रेटर देन द प्राइस, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. फोर्थ यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस सेम है, और उसके आगे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कम है एज कंपेयर टू द प्राइस, तो हम वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, है ना? सो नाउ लेट अस सी दैट यहाँ पे हमने क्या सीखा है. देखो, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंगली बाइज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस. मतलब ये जो तीनों यूनिट्स है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी, उन्हें हम कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, राइट? यूनिट एट विच marginal utility becomes equal with market price is the marginal unit, जिसे हम कहेंगे consumers equilibrium. यहाँ पे marginal unit कौन सा है? फोर्थ यूनिट है, बिकॉज यहाँ पे marginal utility and price सेम है, लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है? marginal utility कम है, तो why should we pay more, है ना? Units which a rational consumer is not willing to buy and consume, where he has to pay more than the marginal utility, are called extra marginal units. Rational consumer will not buy them. ठीक है? Thus, a rational consumer attains equilibrium where marginal utility of X is equal to the price of X. मतलब ये वाला point. I hope यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. क्विक रिविजन में हमने जो जो एक्रोनिम्स देखे हैं, write them down in the comment section so that it will be easier for you to recall. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडीइंग.